हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं हमारे, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और अगर नहीं भी पूछते तो आसपास की जनरल इंफॉर्मेशन वही पूछी जाती है। मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं जहाँ पुराने आरपीएससी के, आरएसएम एसएसबी के पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां मिल जाएंगे आपको। आप उनको सबको एक बार देख लीजिएगा, और अब मैं यहाँ से 4-5 दिन इस तरह के पेपर्स लेके आने वाली हूँ, उनको देख लीजिएगा। अभी आपका वनपाल वन रक्षक का पेपर आने वाला है, और जहां तक मैंने सिलेबस नोट किया था, तो जो वनपाल वन रक्षक यानी फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है, वहां पे सिर्फ 5 चीजें मेंशन की गई हैं क्लियरली। दैट इज द विज्ञान यानी कि साइंस आने वाला है, मैथमेटिक्स आने वाली है। मैथमेटिक्स के बाद मैंने वहां पे देखा था कि जो आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो आपका आने वाला है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ अगर ये 5 चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की गई हैं, बाकी तो लिखा है सामान्य ज्ञान, तो उसमें जो विज्ञान मेंशन किया गया है, तो अब मैं कहीं ना कहीं ये मान के चल रही हूँ कि 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो कम से कम आपके साइंस से आने ही वाले हैं। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपकी साइंस से आपको डर लगता है, यू आर नॉट ए साइंस स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के अंदर आस पड़ोस की इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी है, तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जितने आज हो सकेंगे उतने आज कर लेंगे, अदरवाइज कुछ नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पुराना पेपर है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। मैं यहाँ साइंस से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, वैसे देखना हो तो अच्छा, हाँ एक चीज बता देती हूँ। चलो, ये क्वेश्चन मेरे सामने था तो मैं कुछ सोच रही थी। तो क्या होता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जवाई बांध कहाँ पे, पाली में, बिसलपुर टॉप में है, सिद्धमुख गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। बस यहाँ लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ पास पास में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है कि जो कंफर्म होता है, बिल्कुल एकदम आपको कंफर्म है कि हाँ जवाई यहाँ पे है, बिसलपुर यहाँ पे, पांचना बांध करौली में है, तो सिद्धमुख में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गंगानगर हनुमानगढ़, तो फिर याद आ गया कि हाँ जी हनुमानगढ़ में। तो कभी कभी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बहुत क्लोज दे देते हैं, ऐसे में हमें जो कंफर्म है उनको टिक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे ज्योग्राफी का है। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने में मदद करना चाहती हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे लिखा है कामेंग रिवर कहाँ पे है। ठीक है, अब ये शब्द जो है ना कामेंग, आप सोच के देखिएगा, आपको अपने आप फील आ जाएगा कि ये जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे, जैसे कि असम है, गुवाहाटी असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि, वहां पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, नेशनल पार्क है वहां पे, उसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क, राइट। तो कामेंग, ओरांग, इस तरह के नाम ना वहीं पे काम में आते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र। हालांकि आंसर सही है ब्रह्मपुत्र, लेकिन अगर मुझे ये एग्जाम देना होता, अगर मैं गैस करती, तो डेफिनेटली मैं इसमें ब्रह्मपुत्र को ही टिक करके आती, क्योंकि ये वेस्टर्न जो स्टेट्स है हमारे, जो एमपी और उसके बंगाल के इधर के साइड वाले, वहां पे इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं जनरली। ये जो शब्द मुझे फील हुआ वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से फील हुआ, इसलिए मैंने पहले टिक किया, बाद में कंफर्म किया कि हाँ ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। तो आप कभी कभी ना थोड़ा सा लॉजिक लगाकर भी अपने आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात यहाँ खत्म करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं हमारी कहाँ से, साइंस से। तो साइंस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? इसका मतलब जूनोटिक डिजीज से होता है। देखिए, जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं या पशुजन्य रोग क्या होते हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं वो डेवलप कहाँ पे हो रहे होते हैं? जानवरों में डेवलप हो रहे होते हैं। और जानवरों से वो डेवलप होने के बाद ह्यूमंस में आते हैं, उन्हें कहते हैं पशुजन्य रोग। ठीक है, अब प्लेग है, आपको पता है प्लेग रोग कब फैलता है? चूहों के काटने से फैलता है। तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं कि पशुजन्य रोग नहीं है, यानी प्लेग तो नहीं हो सकता इसका आंसर। रेबीज हमें पता है कुत्तों के काटने से होता है, यानी रेबीज भी नहीं हो सकता। अब बचा है हमारा ये सार्स और बेरीबेरी। बेरीबेरी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले सार्स की बात करते हैं। सार्स डिजीज वही है जो अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना भी सार्स का ही एक वर्जन था।
तो यानी कि जो सार्स डिजीज है यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और आपने देखा कोरोना भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था। तो सार्स बेसिकली वही है और ये भी एक पशुजन्य रोग होता है। बेरी जो होता है ना, और बेरी नाम आपको होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है, ये पशुओं की वजह से नहीं होता है। आपको है ना, अब इस वाले क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, हमें इससे ये समझ में आएगा कि आपको एक तो सारे विटामिन याद करने हैं, ठीक है। 99% तो विटामिन के ही रोग पूछे जाते हैं, या फिर जीन वाले जो रोग होते हैं, जीन में जो जैसे डाउन सिंड्रोम क्या है इत्यादि। तो देखो विटामिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, विटामिन के नाम सारे, विटामिन A B C D E और K, ठीक है, ये विटामिन पढ़ने हैं। बी के भी कुछ सेक्शंस होते हैं, 8 तरह के विटामिन होते हैं, वो 8 तरह के पढ़ने हैं। दूसरा इनके नाम पढ़ने हैं, जैसे विटामिन ए होता है वो रेटिनॉल होता है। तो कुछ लोग इन्हें ट्रिक से भी याद करते हैं, बाकी ट्रिक व्रिक लगाने के बजाय आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए, ए आंखों को प्रभावित करता है, आंखों के अंदर रेटिना पाई जाती है तो रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन बी के तो बहुत सारे नाम होते हैं, नियासिन होता है, थियामिन होता है, वगैरह वगैरह। विटामिन सी होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखने हैं। साथ में आपको क्या रखना है, इनसे होने वाली बीमारियां, जैसे विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से जो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, स्किन वाले रोग जरूर, स्किन वाले मतलब त्वचा वाले रोग सारे विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको विटामिन से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो आप यहाँ पे ये सब लर्न कर लीजिएगा। ओके, और मैंने भी वीडियो बनाई है विटामिन से होने वाली कमियों की, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जो मैं अब यहाँ पे बोल रही हूँ उन सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा जी कि आपको ये मैच करने हैं, ये सारे के सारे मैच करने हैं। तो ये तो थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला काम है वैसे, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो अभी एग्जाम होने वाली है दैट इज द बनपाल वनरक्षक, उसमें एक बात लिखी हुई है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का विज्ञान। तो वहां पे मैं आपको बता दूं क्लास 10th में ये मेंशन किए गए हैं सारे नाम। यहाँ पे एक नाम और है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए ब्लीचिंग पाउडर है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, CaOCl2 है। मान लिया आप नीचे वाले नाम मत याद कीजिएगा, आप तो बस ये ऊपर वाले याद कर लीजिएगा, नीचे वाले नाम कैसे आएंगे मैं बता दूंगी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। आप ये सोचेंगे पहली बात तो कि वैसे तो बहुत सारे केमिकल होते हैं, हम किस किस के नाम याद रखें, किस किस के नाम आपको नहीं याद रखने हैं। जो 10th क्लास की बुक में 6 नाम या 7 नाम मेंशन किए गए हैं, बस आपको वही याद रखने हैं, इतना सफिशियंट होता है। CaOCl2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na 2 बार आ जाता है और ये CO3 भी आ जाता है, बस हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है। जिप्सम की बात करें तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, जिप्सम जो होता है उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलन जल के, और जो पीओपी होता है उसमें आधा क्रिस्टलन जल होता है। तो यहाँ पे अगली बार क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है कि जिप्सम में कितना क्रिस्टलाइन वाटर होता है, क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टलन जल मतलब उसमें पीछे से हम डॉट लगा के लिखते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको बताऊं, ये जो वॉशिंग सोडा हमने लिखा था ना ये वाला, इसमें भी 10 H2O होते हैं, 10 H2O, ये भी क्रिस्टलन वाटर। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये भी 10th की बुक में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। बस इन तीनों के अलावा कुछ नहीं याद रखना। और ये 6 फॉर्मूले आपको 5 मैंने यहाँ लिखे हैं। एक NaCl का दिया हुआ है वहां पे, जो कि आपको सबको पता है सोडियम क्लोराइड होता है। एक NaOH भी दिया हुआ है जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। तो आप ये 6 और 7 नाम याद रख लीजिएगा। कास्टिक सोडा, ये सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य नमक हो गया, NaOH यानी कास्टिक सोडा हो गया, और ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ अब इनको हम नीचे मैच करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है देखो ऑक्सी क्लोराइड, मैं तो हमेशा ऐसे ही ढूंढती हूँ, आप भी ऐसे ढूंढिएगा। क्लोराइड लिखा है ना, और क्लोराइड इनमें सिर्फ एक में आ रहा है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम मैच करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, थर्ड वन से। ए वाला थर्ड वन के साथ मैच होगा, यानी ये वाला आंसर सही हो सकता है या ये वाला सही हो सकता है। देखो मुझे जो क्लियर होता है ना, मैं उनको पहले ही कट कर देती हूँ। आप ये ट्रिक्स वैसे तो सब जानते हैं, बट फिर भी मेरा काम है बताना, तो बताती रहती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि ये कंफर्म है क्लोराइड वाला, मैंने इसको काट दिया। क्या होता है एग्जाम में डर जाते हैं हम देख के कि यार इतने फॉर्मूले तो हमको आते ही नहीं है, फिर किसको मैच करने में गड़बड़ हो जाती है। एक आ गया ना, हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मालूम है, क्लोरीन के साथ हमने मैच कर लिया,
उसको नीचे टिक कर दिया। 50% चांसेस हैं अब इस क्वेश्चन के सही होने के, राइट। ओके, अब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह के दोनों के सेम फॉर्मूले हमने देखे थे, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट। तो हमें यहाँ दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, आप देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ जी, इसमें भी हमें कैल्शियम सल्फेट दिखाई दे रहा है और इसमें भी हमें कैल्शियम सल्फेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें डाई लगाया हुआ है, डाई हाइड्रेट, यानी 2 पानी के बॉटल्स हैं, और इसमें हेमी लगाया हुआ है, हेमी मतलब आधा। तो 2 लगाए हैं वो जिप्सम हो जाएगा, हेमी लगाए हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। जिसमें डेका लगाया हुआ है यानी 10 हाइड्रेट लगाए हुए हैं, ये हमने किस में लगाए थे, धावन सोडा में। और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कहा जाता है बेकिंग सोडा को। तो आप ना ये तीनों चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दोनों चीज कह सकते हैं। वॉशिंग सोडा जो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि डाईहाइड्रेटेड होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, अदरवाइज तो इतना मुश्किल नहीं है, चलिएगा। अब इन्होंने पूछा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में तारों को के कलर चुनने हैं, हमको तारों के कलर चुनने हैं भाई, कि कौन सा कलर कौन सा वाला होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हमको तारों के कलर चुनने हैं कि भाई जो वायरिंग होती है घरों में वो क्या होती है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिएगा। पूरा प्योर साइंस चैनल है हमारा, वहाँ पे साइंस से रिलेटेड ही चीजें मिलती हैं अक्सर। तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि घरों में 3 तरह के वायर्स होते हैं, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। एक तो होता है हमारे घर में लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। इतना तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ऐसा होता है। अब डेफिनेटली रेड कलर जो होता है वो किसका होता है, रेड कलर होता है खतरे का निशान, इसलिए उसे लगाया जाता है लाइव वायर में। तो मैं ये हिंदी में नहीं देख रही हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, यानी लाइव वायर ब्लैक नहीं होता, काट दो इसको। लाइव वायर ब्लैक नहीं होता, इसको काट दिया जाएगा। लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि वो उसमें ही प्योर करंट जाता है, मतलब सबसे ज्यादा करंट उसी में होता है। और उससे क्या नुकसान होता है कि मतलब करंट होता है, करंट लग ना जाए, खतरे का निशान होता है, इसलिए उसको रेड कलर में लगाया जाता है। फाइन, तो बाकी क्या हमें याद होता है, न्यूट्रल जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ब्लैक का कोई कलर नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और हमारी अर्थ कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है हमारी अर्थ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अर्थ वायर ग्रीन कलर में लगाए जाते हैं, न्यूट्रल मतलब कोई कलर नहीं है तो ब्लैक हो जाता है, और लाइव यानी कि रेड, वो खतरे का निशान होता है। तो आज याद करना काफी आसान हो गया। फाइन, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा खनिज जो है बच्चों में दस्तों के उपचार के लिए, यानी डायरिया में काम में लिया जाता है, यानी बच्चों को डायरिया जब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो कौन सा यूज किया जाता है। तो आपको इतना तो पता है कि ओआरएस घोल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ओआरएस घोल जो यूज किया जाता है उसमें कौन सी धातु इसमें से पाई जाती है, तो आप याद कर लीजिएगा, उसमें जिंक धातु पाई जाती है, ठीक है। आप ये चीजें वैसे देख सकते हैं कि आप ओआरएस के घोल वगैरह जब घर में लाते हैं तो आप उसको थोड़ा कभी कभी रीड कर लीजिएगा, है ना। तो उसमें जिंक धातु पाई जाती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नाम है, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, पुरकिंजे एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि वो जीवित कोशिकाएं थी या मृत कोशिकाएं थी। तो रॉबर्ट हुक मिला है तो रॉबर्ट हुक टिक करेंगे हम। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, इन्होंने सेल से रिलेटेड, कोशिकाओं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जिनके बारे में बताया था कि मतलब कि कोशिकाएं क्या होती हैं, दैट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। पुरकिंजे ने भी यही काम किया था, स्लाइडेन ने जो इन दोनों ने मिलकर ये सब काम किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस या नाभिक के बारे में बताया था, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है, कोशिकाओं के बारे में, तो आपको रॉबर्ट हुक यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिकाओं को देखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे पूछा थोड़ी है। और अगर ऐसा अगर दे देते और सिर्फ ये लिख देते सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की और दोनों ही नाम दे दिए जाते, तो फिर डेफिनेटली वो क्वेश्चन ही क्रॉस हो जाता। आपको रॉबर्ट हुक मिला है, आप रॉबर्ट हुक टिक कर दीजिए। फाइन, इसके बाद इन्होंने पूछा है ह्यूमन इंसुलिन क्या चीज है। तो इंसुलिन तो आपको पता है क्या चीज है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, इंसुलिन क्या चीज है। इंसुलिन, हाँ, डायबिटीज डिजीज हो जाती है ना उससे। हाँ जी, जब इंसुलिन गड़बड़ हो जाती है बॉडी के अंदर
तो उससे क्या रोग हो जाता है? डायबिटीज। तो आप तक आपने टिक कर दिया होगा ना, आपकी साइंस की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया है। और नहीं बढ़िया है तो देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन होता है। और हार्मोन ये क्या करता है? डायबिटीज को एक्चुअली ये क्या करता है ना, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हम ग्लूकोज बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं ग्लूकोज? फूड, खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अगर ये सारा का सारा ग्लूकोज बॉडी में पड़ा रहे तो ये मतलब जैसे समझो ना, आज सैलरी आई है और सारी की सारी सैलरी मैं आज के आज खर्च कर दूं, तो बाकी 29 डेज में क्या करूंगी? कुछ भी नहीं ना। तो मुझे क्या करना होता है? कुछ पैसे बचा के रखने होते हैं। सिमिलरली जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना है ना, उस ग्लूकोज को हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ग्लूकोज सेव करके रखना पड़ता है। अगर आज का सारा ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया तो फिर बाद के लिए क्या बचेगा? दूसरी बात है कि एकदम ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में। तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ना सेव करके रख देता है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है उनको काम में लेते जाता है। ठीक है, तो ये एक हार्मोन होता है। अब आप मुझे बताओ, इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, मतलब किस ग्रंथि से ये सीक्रेट होता है? ग्रंथियां जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रंथियों के 2-3 क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पे देखे थे। ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक की तरह काम कर सकते हैं। तो देखो, जैव उत्प्रेरक ये आरएस में भी पूछा गया था। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? कि हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं को करने में हेल्प करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एक ताला लगा हुआ है। अब ताला खोलने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप उसको तोड़ दीजिए, उसको आराम से लटका रहने दीजिए, कभी जंग लग जाएगी, वो अपने आप सड़ जाएगा, वो अपने आप निकल जाएगा। हाँ, या फिर पेचकस वगैरह से ट्राई कर लीजिए, पिन से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, या खुलेगा भी नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है? एक प्रॉपर चाबी होती है। जब हम चाबी को ताले में डालते हैं, ताला आराम से खुल जाता है। सिमिलरली हमने खाना खाया, हमें खाने को डाइजेस्ट करना है, होने दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है? जैसे खाना डाइनिंग टेबल पे पड़ा है, 5 दिन 10 दिन में अपने आप डाइजेस्ट हो ही जाता है, पच जाता है, खराब वैसा हो जाता है। लेकिन बॉडी में जाता है, बॉडी में तो 2 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? जैव उत्प्रेरक की वजह से। ठीक है, बायो कैटेलिस्ट की वजह से। अब बायो कैटेलिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा किसके, ज्यादातर वो किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के। अब नाइट्रोजन के बने होते हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं किसके बने हो सकते हैं? प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन भी नाइट्रोजन का बना होता है। अमीनो एसिड जिन्हें कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल ये भी नाइट्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और चलो आपको एक चीज और बता दूं, ये जैसे जैव उत्प्रेरक हैं, जब ये इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, भोजन को पचाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया या लिपिड को पचा दिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे तो बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन खुद को डाइजेस्ट करेगा, मतलब जैव उत्प्रेरक भी प्रोटीन होता है, पर दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप नोट कर लेना, जब भी कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ग्लूकोज बनता है, जब भी प्रोटीन पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, नाउ गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। मतलब देखिए, हार्मोन का क्वेश्चन वापस पूछ लिया, और ये तो निहायत ही इजी क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रेनालिन, थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। अब आपको ये मैंने 4 तो यहाँ दे दिए, एक हमने वहां पढ़ लिया था, और बाकी के सारे आपको 10th की बुक में आराम से मेंशन किए गए हैं। मेरे पास वीडियो भी है, आप ये सब देख लीजिएगा। हार्मोन्स के नाम आप याद कर लीजिएगा, या कहीं से भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये सारे हार्मोन पूछे गए हैं। अगर आप हार्मोन पे भी वीडियो चाहते हैं तो आई विल मेक इट। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन वो अंडाशय से निकलता है। हाँ, सही बात है, बेमेल पूछा गया है, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। एड्रीनलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है बाबा, ये निकलता है जो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है हमारी, कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है? पिट्यूटराइन हार्मोन। तो एक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, पिट्यूटराइन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलता है पिट्यूटराइन हार्मोन, एड्रेनालिन निकलता है एड्रेनल ग्रंथि से। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, नाम से पता चल रहा है। और टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलता है। हाँ जी, ये पुरुष हार्मोन है जो महिलाओं में नहीं पाया जाता है, और ये महिला यानी महिला हार्मोन कह सकते हैं, फीमेल हार्मोन जिसे कहते हैं, ये है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, जैसे आयोडीन के से कंट्रोल होती है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी कि अपचय उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करती है।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो पूरी शरीर की अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। एड्रेनलिन हार्मोन को फियर फायर फाइट यानी कि क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का हार्मोन कहा जाता है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है क्या बोलते हैं, आपातकालीन आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसको, एड्रेनलिन को। तो ये पांचों हार्मोन्स के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके फाइन, गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है समताप मंडल यूवी किरणों के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को मुक्त करते हैं। चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। होता ये है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर सबसे पहले पाया जाता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वो मंडल होता है जहाँ पे मतलब जैसे हम अर्थ में रह रहे हैं तो इस वक्त जो हमारे आसपास जो मंडल दिखाई दे रहा है या जो महसूस हो रहा है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में आपके बादल बनते हैं, बरसात होती है, आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, ये सब क्षोभ मंडल का काम है। इसके ऊपर आता है समताप मंडल जहाँ पे एरोप्लेन्स चलते हैं लेकिन वो शांत होता है, मतलब कोई मौसम में बदलाव वहां पर नहीं देखा जाता। उस समताप मंडल में जैसे क्षोभ हो गया, क्षोभ के ऊपर कौन सा होता है, समताप। इस समताप मंडल में क्या होता है कि वहां पे ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। अब ये ओजोन परत का तो आपको पता है, बहुत बार नाम सुना है, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों को अर्थ पे आने से रोक देती है ना। अब आप देखिएगा कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं समताप मंडल से निकलती हैं। अब ये जो ओजोन है ना, मतलब क्या होता है कि अब हम अर्थ पे से एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन परत के पास जाती है तो ये इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़ देती है और इसमें से क्या मुक्त कर देती है, क्लोरीन मुक्त कर देती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि समताप मंडल में जो यूवी किरणें होती हैं, मतलब जो सनलाइट आती है, सनलाइट क्या करेगी, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़ देगी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही टूटेगा वैसे क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। यानी मैं अगर आपको फिर से समझाऊं तो देखिए क्या होगा कि समताप मंडल है और इस समताप मंडल में क्या मिल रहा है हमको, ओजोन परत मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समताप मंडल बन गया और इसमें हमको क्या मिल गई, ओजोन परत मिल गई। यहाँ से आती हैं लाइट्स, इन लाइट्स को कहा जाता है यूवी लाइट्स यानी अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अल्ट्रावायलेट लाइट और नीचे से हमने एक गैस छोड़ी जिसका नाम होता है सीएफसी। अब ये क्या करती हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना वो सीएफसी को तोड़ देती हैं। जैसे ये सीएफसी टूटता है वहां से मुक्त हो जाती है क्लोरीन और ये क्लोरीन तोड़ देता है इस ओजोन को और इससे मुक्त हो जाती है ऑक्सीजन। यानी अल्ट्रावायलेट लाइट ने सीएफसी को तोड़ा, सीएफसी ने ओजोन को तोड़ा, ओजोन टूट गई, अब क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया और ओ गैस मुक्त हो गई, है ना। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन पर स्थायी और निरंतर प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्लोरीन ने ओजोन को तोड़ दिया, काम खत्म हो गया, फिर वो ओजोन वापस से साइकिल चलाती रहेगी। वो ओजोन फिर दूसरे ओजोन को तोड़ देगी, फिर दूसरी ओजोन, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगी, साइकिल चलती रहेगी। अगला पॉइंट ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के मतलब ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसके लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। कौन सा किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो हमने किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, नहीं सतत विकास के लिए किया था। ठीक है, वो उसके लिए नहीं किया था। तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अच्छा, अगला क्या दिया है कि जो ओजोन परत का निम्नीकरण यानी ओजोन परत जो खराब हो रही है उसमें क्लोरीन क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। हाँ जी, क्लोरीन ही तो तोड़ रहा था ना ओजोन को, यही तो हम देखे थे अभी। ठीक है, तो ये वाली चीज है यहाँ पे, बस आप इतना से याद रखना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, तो फिर ओजोन के लिए कौन सा है, मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था किसके लिए, ओजोन के लिए। फाइन, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन ना कायदे से मतलब बीइंग ए टीचर मैं इसको डिलीट करवाने के फेवर में रहूंगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा इसका आंसर। देखिए जब है ना क्या होता है, क्षार कैसे पता चलता है, क्षार कैसे पता चलता है, आपने पानी लिया, जल, ठीक है, H2O, इसके अंदर आपने ये डाल दिया, चाहे KOH है, NaOH है, वगैरह वगैरह। जब ये टूटेंगे ना तो आपको क्या मिलना चाहिए, OH माइनस मिलना चाहिए। यानी आपने जब KOH को अंदर डाला, ये टूट गया, क्या मिला, K प्लस मिला और OH माइनस मिला। ठीक है, तो ये तो क्षार हो जाएगा। NH4OH है ना, ये भी ऐसे ही टूटता है। कैसे टूटता है, NH4 में ब्रेक हो जाता है और OH में ब्रेक हो जाता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये भी OH मिल गया। NaOH तो हमको पता ही है, सोडियम अलग हो गया, OH अलग हो गया, ये भी क्षार है। लेकिन जब ये जो एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल है एक्चुअली, C2H5OH, ये एल्कोहल है,
तो ये क्या है कि जब टूटता है ना तो वो OH नहीं देता, वो OH नहीं देता, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्षार नहीं है। कायदे से तो आंसर ये हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसकी जो पीएच होती है ना वो 7.2 या 7.3 के आसपास होती है, तो मेरे हिसाब से तो ये क्षार ही होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछा है तो हम आंसर C2H5OH लगा देंगे। ओके, 136 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई विल टेल यू कैसे करना है इसको। इन्होंने ये पूछा है, मैं आपको दूसरे पेज पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि परीक्षार्थ संकरण एक व्यष्टि का संकरण क्रॉस है। इंग्लिश में देखेंगे द टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस ऑफ इंडिविजुअल विद। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस ये होता है कि मान लो आपको एक मटर का पौधा दे दिया जिसमें TT दिया हुआ था और सॉरी कैपिटल T स्मॉल t। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत ये मेंडल्स के प्रयोग आते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आप नहीं कर पाते तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे 3 तरह के होते हैं हमारे पास, राइट? 3 तरह के मतलब जीन हमें मिलते हैं। एक तो ये मिलता है जिसमें लंबे पौधे लगते हैं, लंबे पौधे लगते हैं। एक ये मिलता है, ये भी लंबे पौधे होते हैं। और ये मिलता है जिसमें बौने पौधे लगते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको ये ना देती, ये वाले नहीं देती, मैं सिर्फ ये लिख देती कि मेरे पास मटर के कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं, तो आप मेरे से ये क्वेश्चन करते कि मैम लंबे तो ये भी होते हैं और लंबे तो ये भी होते हैं, बताओ कौन से वाले हैं? तो मैं कहती यार ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि लंबे पौधे हैं, क्योंकि जब मैं पौधों को देख रही हूँ तो मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो लंबे तो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लंबा कौन सा वाला, क्योंकि बौने पौधे तो यही होते हैं, बौने पौधों का जीनोटाइप तो यही होता है। मैं लंबे फिनोटाइप के बारे में पूछ रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाले लंबे की बात करो मैडम, आप ये वाले की बात कर रहे हो, तो इसको मुझे टेस्ट करना है। उसको टेस्ट करने के लिए मुझे ये वाले के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं इनके साथ क्रॉस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लंबा वाला कौन सा है, ये वाला लंबा मेरे पास अवेलेबल है या ये वाला। इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगर ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी, बट मुझे लगता है कि आप ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि इसका आंसर ऐसा होगा। तो इसके लिए हम क्या टिक करेंगे, एन इंडिविजुअल होमोजाइगस नहीं ले सकते, हेट्रोजाइगस लेना पड़ेगा अपने को, तो आंसर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे वाह, यह फिजिक्स थोड़ी शुरू हुई है पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने बोला है कि फोकस दूरी ना +25 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, मैंने तो एक चीज रट्टा मारा हुआ है कि जो फोकस दूरी है ना, अगर प्लस आती है, फोकस दूरी क्या आती है प्लस, तो वो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो कुछ भी हो, अगर प्लस में आती है तो वो उत्तल होगा, ठीक है? उत्तल होगा, मतलब दर्पण और लेंस दोनों ही कौन से होंगे, उत्तल, अगर प्लस आती है। और अगर माइनस आती है तो अवतल होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों ही उत्तल होंगे। यानी आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास एक दर्पण है एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरी +25 है, दोनों की +25 है, तो आप दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा, तो भाई दोनों ही उत्तल होंगे, प्लस में दोनों उत्तल होते हैं, ठीक है? तो ये रटने वाली चीज है। निकालने का तरीका बता दूं? अच्छा फाइन, निकालने का भी तरीका बता देते हैं जी। देखिए मान लेते हैं ये लेंस है उत्तल और ये अवतल है, ठीक है? ये आपका मैंने वो बना दिया, अक्ष बना दिया, ठीक है? ये उत्तल लेंस है। उत्तल कैसे पता चला, दबा हुआ है ना, उत्तल है। इसका गोला किस तरफ पूरा हो रहा है, इस तरफ, सॉरी ये कॉनकेव है, इंग्लिश में कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्स है, यानी ये उत्तल है, ये उत्तल है और ये अवतल है, ठीक है? तो कौन सा दर्पण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, दर्पण की बात कर रहे हैं, दर्पण की। तो दर्पण बना दिया हमने, इसमें पेंट किस तरफ से कर देंगे, इस तरफ से पेंट कर देंगे, और इसका गोला किस तरफ पूरा होगा, इस तरफ गोला पूरा होगा। अब इसका जो फोकस बनेगा ना वो यहाँ बनेगा, मतलब जिस तरफ गोला पूरा होता है उस तरफ हमारा फोकस होता है। इसका गोला इस तरफ पूरा हो रहा है, मतलब इसका गोला इस तरफ पूरा हो रहा है तो इसका फोकस यहाँ बनेगा, और इसका गोला इस तरफ पूरा हो रहा है तो इसका फोकस यहाँ बनेगा। और ये वाला प्लस का साइन होता है, ये माइनस आपने बनाया होगा ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये कौन सा है, प्लस है ना, इस तरीके से। और अगर हम लेंस की बात करते हैं तो मतलब ये मैंने इसलिए बताया है ताकि बाई चांस अगर भूल जाए तो आप खुद से निकाल लें, ठीक है? लेंस की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस क्या करता है, जब भी लाइट्स इसके ऊपर पड़ती हैं तो इन लाइट्स को समेट देता है,
तो इसने लाइट कहाँ समेटी, यहाँ समेटी ना, और ये मैंने आपको बताया अभी कौन सा होता है, प्लस होता है। अच्छा, अगर आप कहोगे कि मैम ये वाला भी दिखा दो जरा, तो मैंने क्या किया, लाइट को यहाँ लेके आई। जब लाइट को लेके आऊंगी तो लाइट को क्या करेगा, फैला देगा। तो लाइट कहाँ समेटेंगी, पीछे की तरफ समेटेंगी, यहाँ समेटेंगी। तो लाइट यहाँ समेटेंगी यानी नेगेटिव साइड में समेटेंगी। तो हमारा आंसर इसका भी प्लस आता है और इसका भी प्लस आता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बेस्ट है, फोकस दूरी प्लस होगी तो उत्तल होगा, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, माइनस होगी तो अवतल होगा। ओके, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? वेरी गुड, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्शन भी हो सकता है किसी किसी को, मुझे भी हो सकता है, देखिएगा कैसे। इन्होंने पूछा है मोमबत्ती जला रहे हैं, ये क्या करना है, बर्निंग कैंडल्स हैं। हमेशा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जलाया जाता है ना तो क्या होता है, केमिकल चेंज, और जब मोमबत्ती को पिघलाया जाता है तो वहां पे होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, जलाया गया है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। पर यहाँ पे इनका जलाने का मतलब ये है कि आप जिस टाइम पे जला रहे हैं ना उसी टाइम पे मोम पिघल भी रहा है, यानी जैसे मोमबत्ती है और मोमबत्ती को जब जला रहे हैं तो धुआं भी निकल रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है और ये पिघल भी रहा है, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज भी है। तो आरपीएससी मान के चलती है कि यहाँ दोनों चेंजेस होंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि पुराने क्वेश्चन को करने से ये फायदा होता है। अब मान लो सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, हम तो सोचते हैं कि केमिकल चेंज होगा, और आप क्या, अगर मैं भी एग्जाम देने जाऊं तो हो सकता है मैं भी इसमें रासायनिक परिवर्तन टिक करके आ जाऊं। पर चूंकि आरपीएससी ने इसे भौतिक और रासायनिक दोनों माना है, तो अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाते तो हम भी दोनों ही मानेंगे और हमारे पास ऑब्जेक्शन करने के लिए ये पेपर सामने होगा। ठीक है, तो इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर को कर लेना चाहिए। और इसलिए नहीं, कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं और नया सीखने को मिल जाता है। तो करते रहना चाहिए ऐसे पुराने क्वेश्चन पेपर। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देती हूँ, इसकी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे पास करंट दे रखा है, विद्युत धारा दे रखी है और 10 मिनट तक इसने इसको फ्लो किया है, तो आवेश कितना फ्लो होगा। देखिए मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 5-6 फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूले को मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, सारे फॉर्मूले को इकट्ठा किया था, तो आप वो वीडियो देख लेना। क्योंकि क्या होता है कि इसके बच्चे जनरली कह देते हैं कि मैम सारे फॉर्मूले में याद नहीं होते। 2-3 फॉर्मूले छोटे छोटे से, देखिए ना कितना छोटा फॉर्मूला है। जो करंट होता है ना उसका फॉर्मूला होता है आवेश यानी कि Q/T, दैट्स इट। अब इतने से फॉर्मूले के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्या, बताइएगा। अब आपसे आवेश पूछा है ना, क्यू पूछा है, आवेश पूछा है, तो आवेश निकालना है तो I और T कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको, Q=I × T। अब I कितना दे रखा है 0.5, इसको गुणा करने किसके साथ में, 10 के साथ में, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि 10 मिनट दिए हैं, टाइम को हमेशा 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 सेकंड में लिया जाता है। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लीजिए सेकंड में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 300 आना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। एक और कर लेते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव किस तरह होता है? ऊर्जा सदैव एक ही दिशा में चलती है, पता है ना? हाँ पता है। देखिए ना क्या होता है, ये पिरामिड है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, उत्पादक आते हैं, या हर्बीवोरस ओमनीवोरस कार्निवोरस, यानी कि आप क्या कहते हैं इनमें, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, इस तरीके से। तो हमेशा जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो इसी दिशा में होता है और किसी दिशा में नहीं होता, इसलिए इसको एक दिशीय कहते हैं। ओके फाइन, तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अभी 4-5 दिन है आपके एग्जाम में, 6 तारीख तक है आपका एग्जाम, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी एग्जाम दें, और आपका जो भी रिजल्ट हो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताना जरूर। फाइन।